एपिसोड 2 पहला वार। रिकॉर्ड रूम की बत्ती बंद करके चुलबुल बाहर निकली तो घड़ी में रात के 1:30 बज रहे थे। थाना पूरी तरह सुनसान था। बस गेट पर एक हवलदार ऊँघता हुआ बैठा था। चुलबुल ने उसे जगाने की जरूरत नहीं समझी। वो पैदल ही निकल पड़ी अपने किराए के कमरे की तरफ, जो थाने से बस 15 मिनट की दूरी पर था, फल्गु के पुराने पुल के पास वाली गली में। रात की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे मौसम भी जानता हो कि आज कुछ होने वाला है। चुलबुल के दिमाग में अभी भी वही एक नाम घूम रहा था, आरबी प्रसाद। वो सोच रही थी कि सुबह अंजलि को यह फाइल दिखाएगी कि दोनों मिलकर कोई नक्शा बनाएंगे, कि शायद ये सिर्फ इत्तेफाक हो जब पुल के नीचे अंधेरे से 3 साए निकले। ओ दरोगाइन जी, एक भारी आवाज गूंजी मजाक उड़ाने के अंदाज में। इतनी रात को अकेली, डर नहीं लगता? चुलबुल रुक गई पर पलटी नहीं फौरन। उसकी आंखें अंधेरे में आकृतियां नाप रही थीं। 3 आदमी, एक बहुत मोटा तगड़ा पहलवानों जैसा शरीर, बाकी 2 पतले दुबले, हाथों में कुछ चमकती चीजें, शायद चाकू या साइकिल की चेन। अरे भैया लोग, चुलबुल ने पलटते हुए वही पुरानी हंसी ओढ़ ली। रास्ता भूल गए क्या? थाना उधर है। मोटा आदमी हंसा। हमको थाना नहीं चाहिए दरोगाइन जी, हमको बस इतना बोलना है, जो फाइल आज रात निकाली है वो वापस रख दो और भूल जाओ जो पड़ा, वरना। उसने चेन को हाथ में घुमाया। अगली बार तुम्हारी भी सफेद विदाई हो जाएगी। चुलबुल की हंसी एक पल के लिए ठहर गई। यही शब्द, सफेद विदाई, इसका मतलब था कि रामविलास ने फोन पर बात की थी और आदेश सीधे यहाँ तक पहुंच गया था। बहुत तेजी से, बहुत आसानी से। ये लोग सिर्फ धमकाने नहीं आए थे। इनकी आंखों में वो चमक थी जो पहले भी काम कर चुके हाथों में होती है। अच्छा, चुलबुल ने सिर हिलाया जैसे बात मान गई हो। तो तुम लोग वही हो जिसने मुनिया को भी। उसकी आवाज अचानक बदल गई, बर्फ जैसी ठंडी। नहीं, तुम बहुत छोटे हो इसके लिए, तुम तो बस भेजे हुए कुत्ते हो। मोटे आदमी का चेहरा तमतमा गया। बहुत जुबान चलती है तुम्हारी। वो आगे बढ़ा चेन उठाकर। जो अगले 10 सेकंड में हुआ वो उन तीनों में से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। चुलबुल, जो अभी तक अपनी टोपी संभालती, हंसती, मजाक करती एक मामूली सी दरोगा लग रही थी, अचानक बिजली की तरह हरकत में आई। मोटे आदमी की चेन वाली कलाई को उसने एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ की कोहनी उसकी पसलियों में जड़ दी। आदमी हवा के लिए हांफते हुए घुटनों के बल गिरा। दूसरा साया चाकू लेकर लपका, पर चुलबुल ने बगल हटकर उसका हाथ मोड़ा और घुटने से उसकी जांघ पर ऐसा वार किया कि वो सड़क पर गिरकर कराहने लगा। तीसरा भागने की कोशिश में था, पर चुलबुल ने दौड़कर उसका कॉलर पकड़ा और दीवार से भिड़ा दिया। भागते क्यों हो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा, पर इस मुस्कान में अब कोई गर्मजोशी नहीं थी। अभी तो बात शुरू ही हुई है। मोटा आदमी, जो अब भी दर्द से कराह रहा था, हैरानी से देख रहा था। तुम तो मामूली दरोगा हूँ, हाँ बताया था ना? चुलबुल ने उसके करीब बैठकर कहा, आवाज धीमी करते हुए। अब बताओ, किसने भेजा तुमको? हम नहीं बताएंगे। उसने दांत भींचे। अच्छा। चुलबुल ने उसकी जेब से एक पुराना मोबाइल फोन निकाला, जांचा। इसमें एक ही नंबर है, भैया जी के नाम से। बड़ा भरोसा है तुम्हें अपने भैया जी पर, है ना? पर सोचो, जब मैं ये नंबर लेकर, ये चेन लेकर तुम तीनों को लेकर थाने पहुंचूंगी और कल अखबार में छपेगा कि दरोगा पर हमला हुआ, तो सबसे पहले किसका नाम लिया जाएगा? तुम्हारा भैया जी बचाएगा तुमको या खुद को बचाने के लिए तुमको ही बलि चढ़ा देगा? आदमी की आंखों में डर की एक लहर दौड़ गई। ये सवाल उसने शायद पहले कभी नहीं सोचा था। भैया जी कभी किसी को नहीं छोड़ते जो बीच में बोलता है, उसने कांपती आवाज में कहा। पर वो अपने आदमी को भी नहीं छोड़ते जो उनका काम खराब करे। तो फिर कौन बेहतर है, मैं जो सिर्फ सच जानना चाहती हूँ, या भैया जी जो अपने ही आदमियों की सफेद विदाई करवा सकते हैं? लंबी खामोशी के बाद आदमी ने आखिरकार मुंह खोला। एक ही नाम बता सकते हैं, महावीर यादव। सब उनको भैया जी बोलते हैं। पूरे इलाके में उनका डेरा है, बोधगया की तरफ, मानपुर गांव के पास। शादी ब्याह जुड़वाते हैं, पैसा उधार देते हैं और जो पैसे वाले परिवार होते हैं उनकी बेटियों की शादी करवाकर। उसकी आवाज टूट गई। बस इतना ही पता है हमको, कसम से। चुलबुल का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। महावीर यादव, मानपुर गांव, ये नाम उसने पहले कहाँ सुना था? उसके जहन में कुछ कौंधा। बहुत पुरानी याद धुंधली पर अब उभर रही थी। सुबह होते होते तीनों गुंडों को हिरासत में लिया जा चुका था, पर चुलबुल ने जानबूझकर FIR में इतना ही लिखवाया, रात में लूट की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार। महावीर यादव का नाम कहीं दर्ज नहीं किया। वो जानती थी कि अगर यह नाम अब भी थाने के कागजात में गया तो शाम तक किसी को भी पता चल जाएगा और तब तक शायद वो आदमी पूरी तरह गायब हो चुका होगा। अंजलि को उसने अकेले में थाने के पीछे वाले चाय के खोखे पर बुलाया। रात को क्या हुआ? अंजलि ने पूछते ही उसका चेहरा देखा, जो अब सामान्य नहीं लग रहा था। तुम्हारे हाथ पर यह निशान? कुछ भैया लोग मिल गए थे रास्ते में। चुलबुल ने चाय का कप उठाया। एक नाम मिला है, महावीर यादव, भैया जी, मानपुर गांव, बोधगया की तरफ। अंजलि की आंखें चौड़ी हो गईं।
मैं भी तुमसे यही बताने वाली थी। कल रात तुम्हारे रिकॉर्ड रूम जाने के बाद मैंने अपने तरीके से पुराने केस फाइल इंडेक्स खंगाले। पिछले 7 सालों में इस जिले और आसपास के 3 जिलों में कुल 11 नई नवेली दुल्हनों की मौत आत्महत्या या दुर्घटना दिखाकर बंद की गई है। सबकी शादी 6 महीने से 2 साल के अंदर हुई थी। सबकी मौत के कुछ महीने पहले या बाद बड़ी बीमा पॉलिसी का जिक्र मिलता है। और अंजलि ने अपनी डायरी खोली। इनमें से 7 मामलों में शादी की बातचीत एक ही आदमी ने करवाई थी। नाम दर्ज नहीं है साफ तौर पर हर जगह एक कोड जैसा शब्द है। भैया जी के जरिए तय हुई शादी। चुलबुल ने कप मेज पर रख दिया, हाथ थोड़े कांप रहे थे। 11 सिर्फ जो पकड़ में आई, असली गिनती इससे कहीं ज्यादा होगी। तुम्हें क्या हुआ? अंजलि ने ध्यान से देखा। यह नाम सुनकर तुम्हारा रंग उड़ गया। चुलबुल कुछ पल चुप रही, फिर पहली बार बिना मजाक के, बिना नकाब के उसने कहा, अंजलि, मेरी एक बहन थी मुनिया। 9 साल पहले उसकी भी शादी हुई थी जल्दबाजी में, और 6 महीने बाद उसकी आत्महत्या की खबर आई थी। कल रात मैंने उसकी पुरानी फाइल निकाली, उसमें भी बीमा एजेंट रामविलास प्रसाद का नाम है। अंजलि की आंखों में हैरानी की जगह अब गहरी सहानुभूति उतर आई। उसने कुछ कहने की कोशिश की पर शब्द नहीं मिले। बस उसने अपना हाथ चुलबुल के हाथ पर रख दिया। अब समझ में आया। अंजलि धीरे से बोली, तुम हमेशा हंसती क्यों हो पर आंखें कभी नहीं हंसती। चुलबुल ने एक फीकी मुस्कान दी। पहचान लिया आखिरकार किसी ने। दोनों ने तय किया कि आधिकारिक तौर पर आगे बढ़ना खतरनाक होगा। अगर थाने के भीतर या जिले के किसी बड़े दफ्तर तक भैया जी का हाथ पहुंचता है तो कोई भी कार्रवाई शुरू होते ही भाप बनकर उड़ जाएगी। इसलिए उन्होंने अनौपचारिक तरीका चुना। मानपुर गांव के पास 2 साल पहले मरी एक लड़की सरिता के परिवार से मिलना, जिसका नाम अंजलि की सूची में सबसे ऊपर था। गांव पहुंचने में दोपहर हो गई। मिट्टी के घर, धान के खेत, दूर मंदिर की घंटी, सब कुछ शांत। मगर उस शांति के नीचे कहीं एक डर दबा हुआ महसूस होता था। जैसे ही लोगों को पता चला कि पुलिस आई है, दरवाजे धीरे धीरे बंद होने लगे। किसी ने आंख मिलाकर बात नहीं की। सरिता की माँ सुखमनिया देवी एक टूटे फूटे घर के बाहर बैठी बकरी का दूध निकाल रही थी। चुलबुल और अंजलि को देखकर उसका चेहरा सख्त हो गया। अब क्या बचा है पूछने को? उसने बिना ऊपर देखे कहा, बेटी तो चली गई। पुलिस वाले तब आए नहीं जब चाहिए था, अब आकर क्या करेंगे? माँ जी, चुलबुल ने धीरे से कहा, जमीन पर उसके पास बैठते हुए, हम सरिता का इंसाफ मांगने आए हैं। देर हो गई, ये हमारी गलती है, पर अगर आप कुछ बता सकें तो शायद और लड़कियां बच जाएं। सुखमनिया देवी ने पहली बार ऊपर देखा। और लड़कियां? मतलब और भी हुआ है? बहुत सी और भी हुई हैं माँ जी, और मेरी अपनी बहन भी उन्हीं में से एक थी। ये सुनते ही बुढ़िया के हाथ से दूध का बर्तन छूट गया। उसने चुलबुल की तरफ गौर से देखा, जैसे किसी पुरानी तस्वीर से चेहरा मिला रही हो। तुम्हारी बहन कब हुआ था? 9 साल पहले। नाम मुनिया था। बुढ़िया की आंखों में आंसू भर आए, पर वो आंसू गम से ज्यादा किसी और चीज के लग रहे थे, जैसे कोई पुरानी गुत्थी अचानक सुलझने लगी हो। मुनिया की शादी भी भैया जी ने ही तय करवाई थी क्या? चुलबुल की सांस अटक गई। आपको कैसे पता? क्योंकि सुखमनिया देवी की आवाज कांपने लगी। मेरी सरिता की शादी के 2 साल पहले भैया जी ने ही एक और लड़की की शादी तय करवाई थी, हमारे ही रिश्तेदारी में, सारण की तरफ। तब उन्होंने कहा था कि लड़की का नाम मुनिया है, बड़ी सुंदर, बड़ी सीधी लड़की, और उसकी एक बहन है जो पुलिस में जाना चाहती है। भैया जी हंसकर कहते थे, देखना कल को यही बहन हमारे पीछे पड़ेगी। उस वक्त हम सब हंसे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि उसने अपना मुंह हाथ से ढक लिया। चुलबुल का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। 9 साल पहले इस आदमी को पहले से पता था कि मुनिया की एक बहन पुलिस बनना चाहती है। मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं था। मुनिया की शादी, उसकी मौत, सब कुछ जानबूझकर हिसाब लगाकर किया गया था। शायद इसलिए भी ताकि आने वाले सालों में जब वो बहन सच में दरोगा बने तो उसे यह सबक मिल चुका हो कि सच के पीछे भागने का क्या नतीजा होता है। माँ जी, चुलबुल की आवाज मुश्किल से निकली, भैया जी को आपने खुद देखा है? पहचान सकती हैं? देखा है, बड़ा आदमी है, सफेद कुर्ता धोती पहनता है, हाथ में हमेशा तुलसी की माला, मंदिरों में बड़ा दान देता है, इसलिए लोग उसे भगवान जैसा मानते हैं। कोई उसके खिलाफ मुंह नहीं खोलता क्योंकि आधा गांव उसका कर्जदार है। सुखमनिया देवी ने धीरे से कहा, फिर उसकी आवाज भर्रा गई। मेरी सरिता की शादी के बाद एक रात वो अचानक बहुत डरी हुई घर आई थी। बोली थी, माँ, ससुराल में कुछ ठीक नहीं है, मुझे किसी बड़ी बीमा पॉलिसी पर दस्तखत करवाए जा रहे हैं, मुझे डर लगता है।
मैंने उसे समझाया, वापस भेज दिया। 2 महीने बाद उसकी आवाज टूट गई, आगे कुछ नहीं बोल पाई। चुलबुल ने आगे बढ़कर बुढ़िया को गले लगा लिया। दोनों औरतें अलग अलग सालों की, अलग अलग बेटियों के गम में एक दूसरे के कंधे पर रो पड़ी। अंजलि थोड़ी दूर खड़ी यह सब देख रही थी, उसकी आंखें भी नम हो गई थीं। काफी देर बाद खुद को संभालते हुए चुलबुल ने पूछा, माँ जी, आखिरी सवाल, भैया जी का असली नाम, पूरा पता, कुछ भी जो आपको याद हो। सुखमनिया देवी ने सिर हिलाया। नाम तो महावीर यादव ही सुना है सबसे। डेरा है मानपुर के बाहर, बड़ी हवेली नुमा जगह, चारों तरफ ऊंची दीवार, गेट पर हमेशा 2-3 आदमी खड़े रहते हैं। पर एक बात और बताऊं, उसने आवाज धीमी की, जैसे दीवारों के भी कान हों। गांव में कहा जाता है कि भैया जी अकेले नहीं हैं, उनके ऊपर भी कोई है, शहर का कोई बड़ा आदमी जिसका नाम कभी किसी ने नहीं सुना। भैया जी खुद उस आदमी से डरते हैं। एक बार शराब के नशे में उनके ड्राइवर ने बोल दिया था, भैया जी तो बस ऊपर वाले का हुक्म बजाते हैं। चुलबुल और अंजलि ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये जाल जितना गहरा लग रहा था, उससे कहीं ज्यादा गहरा निकल रहा था। लौटते वक्त गाड़ी में लंबी खामोशी छाई रही। सूरज ढलने लगा था, खेतों पर सुनहरी रोशनी बिछी हुई थी, पर चुलबुल की आंखों के सामने बस सुखमनिया देवी का रोता चेहरा घूम रहा था और उसके पीछे मुनिया का चेहरा। दोनों एक दूसरे में घुलते मिलते। हम मानपुर के डेरे पर सीधे छापा नहीं मार सकते। अंजलि ने चुप्पी तोड़ी। न वारंट है, न सबूत जो अदालत में टिके, और अगर थाने से मदद मांगी तो खबर वहां तक पहुंच जाएगी इससे पहले कि हम गांव की सीमा पार करें। चुलबुल ने बात पूरी की। पहले हमें कुछ ऐसा चाहिए जो पक्का सबूत हो। रामविलास प्रसाद हमारी सबसे कमजोर कड़ी है, वो डरा हुआ है, वो टूट सकता है। कल सुबह हम उसे अकेले में पकड़ेंगे, इस बार वर्दी में, पूरी सच्चाई के साथ। तेरे जैसे ही जीप शहर की सीमा में दाखिल हुई, चुलबुल का फोन बजा। थानेदार का नंबर था। उसने कॉल उठाई। चुलबुल, कहाँ हो तुम? थानेदार की आवाज में एक अजीब सी सख्ती थी जो पहले कभी नहीं सुनी थी। सर बस लौट रहे हैं ड्यूटी, सीधे मेरे ऑफिस आओ अभी, एसपी साहब खुद यहाँ बैठे हैं। चुलबुल का दिल धक से रह गया। क्या हुआ सर? थानेदार की आवाज धीमी हो गई, जैसे कोई सुन न ले। रात वाले 3 गुंडे, उनमें से एक थाने की हवालात में बेहोश मिला है। डॉक्टर बुलाया, बहुत देर हो चुकी थी, मर गया वो। और उसके परिवार वालों ने शिकायत की है कि तुमने रात में उसे बुरी तरह पीटा था। एसपी साहब कह रहे हैं कि यह हिरासत में मौत का मामला बन गया है और तुम्हारे खिलाफ जांच बैठाई जा रही है। चुलबुल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस आदमी ने उसे महावीर यादव का नाम बताया था, जिसे उसने खुद अपने हाथों से थाने में सुरक्षित छोड़ा था, वो अब मर चुका था और अब इल्जाम उसी के सिर पर आ रहा था। ये मुमकिन नहीं है सर, मैंने उसे जिंदा ठीक ठाक हवालात में छोड़ा था। वो मुझे नहीं, इंक्वायरी कमेटी को बताना। थानेदार की आवाज में अब कोई गर्मजोशी नहीं थी। एसपी साहब ने तुम्हें फौरन लाइन हाजिर करने का आदेश दिया है। बैज और हथियार जमा करके सीधे यहाँ आओ। फोन कट गया। जीप में सन्नाटा छा गया। अंजलि ने घबराई हुई नजरों से चुलबुल को देखा। ये तो, अंजलि की आवाज कांप रही थी, ये भैया जी का जवाब है। चुलबुल ने खिड़की से बाहर ढलते सूरज की तरफ देखते हुए कहा। उसकी आवाज अब बिल्कुल सपाट थी, कोई मजाक नहीं, कोई हंसी नहीं। उन्हें पता चल गया कि मैंने उनके आदमी से नाम उगलवा लिया तो उन्होंने उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया और साथ ही मुझे भी रास्ते से हटाने का इंतजाम कर दिया, बिना एक गोली चलाए। कितनी सफाई से। अब क्या करोगी? चुलबुल ने गहरी सांस ली। बैज उतरने वाला था, हथियार जमा होने वाला था। शायद कल से वो एक आम औरत होगी, कोई अधिकार नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, ठीक वैसे ही जैसे 9 साल पहले जब वो अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पाई थी। पर इस बार फर्क था। इस बार वो अकेली नहीं थी और इस बार वो डरी हुई ट्रेनिंग की लड़की नहीं थी। जो भी होगा, उसने धीरे से कहा। आंखों में वही पुरानी आग लौट आई। भैया जी को अभी पता नहीं कि जिस चुलबुल को उन्होंने मामूली समझकर छोड़ दिया था, वो बैज के बिना भी उतनी ही खतरनाक है। सस्पेंशन हमें रोक नहीं सकता अंजलि, ये तो बस शुरुआत है। जीप थाने के गेट पर रुकी। थानेदार का कमरा रोशन था। उसकी खिड़की से एसपी की परछाई दिखाई दे रही थी। सामने की कुर्सी पर बैठी हुई इंतजार करती हुई चुलबुल ने अपनी टोपी सीधी की, गहरी सांस ली और गाड़ी से उतर गई, ये जानते हुए कि आज रात के बाद उसकी लड़ाई का रुख पूरी तरह बदलने वाला था। एपिसोड 3, बिना बैज के जंग। थानेदार के कमरे में घुसते ही चुलबुल की नजर सीधे कुर्सी पर बैठे एसपी रंजन तिवारी पर पड़ी। चेहरा सख्त, आंखों में न गुस्सा था न सहानुभूति, बस एक अफसर की ठंडी दफ्तरी नजर, जैसे सामने बैठी लड़की कोई इंसान नहीं, बस एक फाइल हो जिसे निपटाना है। बैठो, एसपी ने बिना ऊपर देखे कहा, कागजात पलटते हुए।
चुलबुल बैठ गई, कमर सीधी, हाथ गोद में, बिल्कुल वैसे जैसे ट्रेनिंग में सिखाया गया था। रात में तुमने 3 लोगों को हिरासत में लिया, एक की मौत हो गई। FIR में सिर्फ लूट की कोशिश लिखा, जबकि तुम्हारे शरीर पर चोट के निशान बताते हैं कि झड़प काफी हिंसक थी। बताओ क्या हुआ था? चुलबुल ने गहरी सांस ली। सर, 3 आदमियों ने रात को मुझ पर हमला किया, चेन और चाकू के साथ। मैंने आत्मरक्षा में उन्हें काबू किया। तीनों को होश में सही सलामत हिरासत में सौंपा गया। मैं खुद हवलदार को गवाह बनाकर गई थी। तो फिर मौत कैसे हुई? एसपी की आवाज में पहली बार थोड़ी तल्खी आई। पोस्टमार्टम में अंदरूनी चोट के निशान मिले हैं जो हिरासत में लगी बताई जा रही है। सर, ये गलत है। मैं तुम्हारी सफाई नहीं, तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। चुलबुल, फर्क समझती हो? एसपी ने पहली बार सीधे आंखों में देखा। मृतक के परिवार ने शिकायत दी है। स्थानीय विधायक कार्यालय से भी फोन आया है और मीडिया में खबर छपने से पहले हमें कार्रवाई दिखानी होगी। तुम्हें लाइन हाजिर किया जा रहा है। विभागीय जांच बैठेगी। बैज और सर्विस रिवॉल्वर जमा करो। चुलबुल के भीतर कुछ चटक गया, पर बाहर से चेहरा पत्थर जैसा शांत रहा। उसने बैज उतारा, रिवॉल्वर निकाली, दोनों मेज पर रख दी। सर, एक बात कहनी है, अनुमति दें तो? एसपी ने सिर हिलाया बेमन से। जिस आदमी की मौत हुई वो कल रात मुझे एक नाम बता रहा था, महावीर यादव, मानपुर गांव, बोध गया रोड। पिछले कई सालों से नई नवेली दुल्हनों की मौत को आत्महत्या दिखाकर बीमा का पैसा हड़पा जा रहा है। ये सिर्फ एक केस नहीं सर, ये एक पूरा जाल है। और जिस रात मुझे यह नाम मिला उसी रात वो आदमी हिरासत में मर गया और मुझ पर इल्जाम आ गया। ये इत्तेफाक नहीं लगता आपको? कमरे में सन्नाटा छा गया। थानेदार ने बेचैनी से पहलू बदला। एसपी की आंखों में एक पल के लिए कुछ हिला, शायद शक, शायद बेचैनी, पर फिर वही दफ्तरी सख्ती लौट आई। ये सब जांच कमेटी को बताना। चुलबुल, अभी के लिए तुम सस्पेंड हो, घर जाओ। चुलबुल उठी, दरवाजे तक पहुंची, फिर रुक गई, पलटकर बोली, सर, एक आखिरी बात। अगर सच में यह जाल जितना बड़ा लग रहा है उतना बड़ा निकला तो कल जब सच सामने आएगा तब याद रखिएगा कि आज इस कमरे में किसने किसकी बात सुनने से इनकार किया था। वो बाहर निकल गई, दरवाजा हल्के से बंद करते हुए। पीछे कमरे में एसपी काफी देर तक चुपचाप बैठे रहे, जैसे कोई कांटा भीतर चुभ गया हो जिसे निकालना मुश्किल हो। ये बाहर बरामदे में अंजलि इंतजार कर रही थी, चेहरे पर फिक्र साफ झलक रही थी। क्या हुआ? सस्पेंड। बैठ गया, हथियार गया, जांच बैठेगी। चुलबुल ने कहा, आवाज में अजीब सी शांति थी। पर सुनो अंजलि, ये लड़ाई अब बैज से नहीं लड़ी जाएगी, इसे दूसरे तरीके से लड़ना होगा। तुम पागल हो गई हो क्या? सस्पेंशन के दौरान अगर तुमने कुछ किया, कोई सबूत छेड़ा, कोई गवाह से मिली, तो जांच कमेटी उसे भी तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेगी। ये नौकरी जाने की बात है चुलबुल। चुलबुल ने अंजलि के कंधे पर हाथ रखा। अंजलि, 9 साल पहले जब मुनिया मरी तब मेरे पास न बैज था, न ताकत, न आवाज। मैं चुप रह गई। आज मेरे पास दोनों हैं, सिर्फ बैज नहीं है। पर मैं फिर चुप नहीं रहूंगी। तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं। तुम्हारी नौकरी है, तुम्हारा भविष्य है, पर मुझे रोकने की कोशिश मत करना। अंजलि ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा, फिर धीमे से मुस्कुराई। पहली बार असल मुस्कान, बिना किसी नाराजगी के। मैं तुम्हें रोकने नहीं आई हूँ बुद्धू, मैं ये बताने आई हूँ कि मेरी छुट्टी मंजूर हो गई है, 3 दिन की। और छुट्टी पर एक दरोगा जो करे वो ड्यूटी का उल्लंघन नहीं गिना जाता है ना? चुलबुल की आंखों में पहली बार सच्ची राहत की चमक आई। तुम पछताओगी? पछतावा तो तब होगा जब मैं अपनी ही सहेली को अकेले मरने दूं और बाद में उसकी फाइल भी किसी अलमारी में सड़ती मिले। अंजलि ने कहा, आवाज में मजाक और गंभीरता दोनों घुले हुए थे। उस शाम प्लेन कपड़ों में दोनों औरतें रामविलास प्रसाद के दफ्तर की तरफ बढ़ी, पर दफ्तर पर ताला लटका मिला। पड़ोसी दुकानदार ने बताया कि रामविलास दोपहर बाद से गायब है। कोई कह रहा था उसे किसी ने फोन पर बहुत डराया था। कुछ सामान बांधकर घर से निकल गया। भाग रहा है, चुलबुल ने कहा। डर गया है? उसे लग रहा होगा कि अगला नंबर उसी का है। रामविलास के घर पर पत्नी ने बताया कि वो किसी काम से गया के बस स्टैंड गया है, शायद पटना जाने वाली आखिरी बस पकड़ने। चुलबुल और अंजलि सीधे बस स्टैंड की तरफ भागी। भीड़ भाड़ भरे स्टैंड में आखिरी बस की कतार में रामविलास प्रसाद खड़ा मिला, हाथ में एक पुराना बैग कसकर पकड़े हुए, बार बार पीछे मुड़कर देखता हुआ। जैसे ही उसकी नजर चुलबुल पर पड़ी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो भागने की कोशिश में भीड़ में घुसा, पर अंजलि ने फुर्ती से उसका रास्ता काटा और चुलबुल ने पीछे से उसकी बांह पकड़ ली। भागने से कुछ नहीं होगा रामविलास जी, चुलबुल ने धीमी पर सख्त आवाज में कहा। अभी तो सिर्फ बात करनी है, बात नहीं की तो अगली बार शायद तुम्हें भी सफेद विदाई मिल जाए, ठीक वैसे ही जैसे कल रात उस आदमी को मिली जो मुझे महावीर यादव का नाम बता रहा था। रामविलास का पूरा शरीर कांपने लगा। वो मर गया? हाँ, और तुम्हें डर है कि तुम अगले हो, है ना? इसीलिए भाग रहे हो। रामविलास की आंखों में आंसू आ गए। कमजोर आदमी की बेबसी साफ झलक रही थी। मैंने सिर्फ कागजी काम किया मैडम,
मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा। मुझे बस कमीशन मिलता था हर पॉलिसी पर, और भैया जी कहते थे बस कागज पूरे करने हैं, बाकी उनका काम है। तो अब हमारी मदद करो, सब कुछ बताओ, हम तुम्हें सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे। रामविलास ने चारों तरफ घबराई नजरों से देखा, फिर आहिस्ता से सिर हिलाया। यहाँ नहीं, मेरे घर से थोड़ी दूर नहर वाले खेत के पास एक पुरानी झोपड़ी है, वहां मेरा एक बक्सा छुपा है, सारे कागज, सारी पॉलिसी की कॉपी, कुछ रिकॉर्डिंग भी। वहीं चलो, मैं सब दिखाता हूँ, पर जल्दी, अंधेरा होने से पहले। नहर के किनारे धान के लहलहाते खेतों के बीच वो पुरानी झोपड़ी किसी भूले बिसरे युग की निशानी जैसी खड़ी थी। रामविलास ने कांपते हाथों से एक पुराना लोहे का बक्सा जमीन से खोदकर निकाला। अंदर पीले पड़ चुके कागज, कुछ पॉलिसी की नकलें और एक पुरानी टेप रिकॉर्डर कैसेट थी। यह रामविलास ने कागजों में से एक फाइल निकालते हुए कहा, गया उठान न्यास के नाम पर है। ऊपर से यह एक चैरिटी ट्रस्ट है, गरीब लड़कियों की शादी में मदद करता है, मंदिरों में दान देता है। असल में यही ट्रस्ट पूरा पैसा साफ करता है। महावीर यादव इसका सिर्फ जमीनी आदमी है। ट्रस्ट के कागजात पर जो नाम है वो। उसने कागज पलटा, उंगली एक जगह रखी, डॉक्टर अशोक मंडल का है। वही डॉक्टर जो हर केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाते हैं, वही जिसने कल तुम्हारे केस में भी स्पष्ट आत्महत्या लिख दी थी। चुलबुल की आंखें सिकुड़ गईं। वही डॉक्टर जो मौके पर जल्दबाजी दिखा रहा था। सब कुछ जुड़ने लगा था, पर डॉक्टर मंडल भी सबसे ऊपर नहीं है। रामविलास ने आवाज और धीमी कर दी, जैसे शब्द बोलते हुए भी डर लग रहा हो। एक बार मैंने गलती से एक मीटिंग में सुन लिया था, डॉक्टर मंडल किसी को अध्यक्ष जी कहकर रिपोर्ट भेजते हैं। शहर में रहने वाला कोई बहुत बड़ा आदमी, नाम किसी को नहीं पता। बस इतना पता है कि तभी झोपड़ी की छत पर कुछ खटका। चुलबुल का हाथ फौरन कमर की तरफ गया, पर याद आया आज बैज नहीं, हथियार भी नहीं, सिर्फ अंजलि की सर्विस रिवॉल्वर थी। कोई है बाहर, अंजलि फुसफुसाई बत्ती बुझाते हुए। अंधेरे में धान के खेतों के बीच 3-4 परछाइयां झोपड़ी की तरफ बढ़ती दिखीं, हाथों में लंबी बंदूकों जैसी शक्लें। रामविलास का चेहरा दहशत से सफेद पड़ गया। वो लोग हैं भैया जी के आदमी, उन्हें पता चल गया मैं यहां हूं। बक्सा लेकर पीछे के रास्ते निकलो, चुलबुल ने फुसफुसाते हुए कहा। नहर की तरफ हम रास्ता रोकेंगे। पर बहुत देर हो चुकी थी। झोपड़ी के दरवाजे पर एक जोरदार लात पड़ी, लकड़ी टूटने की आवाज के साथ दरवाजा उखड़ गया और अंधेरे में गोली चली। चुलबुल ने रामविलास को धक्का देकर बक्से समेत जमीन पर गिरा दिया। खुद एक तरफ लुढ़क गई। अंजलि ने पलटकर 2 गोलियां चलाईं। एक हमलावर चीखते हुए गिरा, बाकी 2 अंदर घुस आए। अंधेरे में झोपड़ी भर गई धुएं और गोलियों की गूंज से। बक्सा, बक्सा बचाओ, रामविलास चिल्लाया। बक्से को सीने से लगाए पीछे की टूटी दीवार की तरफ रेंगता हुआ चुलबुल ने एक हमलावर की टांग पकड़कर उसे गिरा दिया, फिर उसकी बंदूक छीनने की कोशिश की। हाथापाई में एक गोली छत की तरफ चली। टिन की छत में सुराख हो गया। चांद की धुंधली रोशनी अंदर झांकने लगी। उसी उजाले में चुलबुल ने एक हमलावर का चेहरा एक पल के लिए साफ देखा और उसका दिल धक से रह गया। ये चेहरा उसने पहचाना। ये उसी के अपने थाने का सिपाही था, हवलदार बृजमोहन, जो पिछले 3 साल से थाना नंबर 4 में तैनात था, जिसके साथ उसने सैकड़ों बार चाय पी थी। बृजमोहन, उसके मुंह से हैरानी में निकल गया। हवलदार की आंखों में एक पल के लिए शर्मिंदगी की झलक आई, फिर वो पलटकर अंधेरे में भाग गया। बाकी बचे हमलावर के साथ। पीछे छूट गया सिर्फ बारूद की गंध, टूटी झोपड़ी और जमीन पर पड़ा एक शव। रामविलास, चुलबुल चीखते हुए उसके पास पहुंची। रामविलास प्रसाद जमीन पर पड़ा था, बक्सा अब भी सीने से चिपकाए हुए, पेट से खून बह रहा था। गोली उसे लगी थी जब उसने बक्से को बचाने के लिए खुद को आगे कर दिया था। चुलबुल ने उसका सिर अपनी गोद में उठाया। डॉक्टर बुलाते हैं, रुको, हिम्मत रखो। चुलबुल की आवाज कांप रही थी। रामविलास ने कमजोर मुस्कान दी। खून उसके होठों के कोने से बह रहा था। मैडम, माफ करना, मैं भी उस पाप में शामिल था, बहुत लड़कियों के साथ, पर आज पहली बार लगा कुछ सही किया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। बक्सा, डॉक्टर मंडल, अध्यक्ष जी तक, सब कुछ है इसमें, मत छोड़ना। उसकी सांसें धीमी होते होते रुक गईं। चुलबुल की आंखों से आंसू बह निकले, गुस्से और गम से मिले जुले। एक ऐसा आदमी जो पापी था, कमजोर था, पर आखिरी पल में सही चुनाव कर गया, अपनी जान देकर। दूर से पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज आने लगी थी। शायद गोलियों की आवाज सुनकर कोई पड़ोसी ने खबर कर दी थी। चुलबुल, हमें अभी निकलना होगा, अंजलि ने कहा बक्सा उठाते हुए। अगर पुलिस ने तुम्हें यहाँ एक लाश के पास बिना बैज के पाया तो। चुलबुल ने रामविलास के शव को जमीन पर धीरे से लिटाया, उसकी आंखें बंद की और एक पल के लिए सिर झुकाकर आंखें मूंद ली, मानो उस टूटे हुए आदमी को आखिरी सम्मान दे रही हो। फिर वो उठी, बक्सा अंजलि के हाथ से लेकर सीने से लगाया और दोनों अंधेरे खेतों में नहर के किनारे किनारे दूर जाती सायरन की आवाजों से बजती हुई भाग निकली। पीछे टूटी झोपड़ी में चांद की रोशनी उस खाली जगह
जगह पर पड़ रही थी जहां कुछ देर पहले एक आदमी ने अपनी आखिरी सांस के साथ सच का साथ चुना था, और जहां अब सिर्फ खामोशी बची थी, गोलियों की गंध बची थी, और यह सवाल बचा था कि थाना नंबर 4 के भीतर वर्दी पहने हुए कितने और बृजमोहन छुपे बैठे हैं। एपिसोड 4, पहचानी हुई आवाज। गया से 15 किलोमीटर दूर एक पुराने लगभग वीरान पड़े धर्मशाले में, जहां अंजलि की मौसी कभी कभार पूजा पाठ के लिए रुका करती थीं, दोनों औरतों ने रात बिताने का ठिकाना बनाया। कमरा छोटा था, दीवारों पर सीलन के निशान, बस एक टिमटिमाता बल्ब, पर फिलहाल यही सबसे सुरक्षित जगह लग रही थी। लोहे का बक्सा बीच में रखा था, जैसे कोई राज जो अभी पूरी तरह खुलने से डर रहा हो। चुलबुल ने कागज एक एक करके निकाले, पॉलिसी की नकलें, कुछ चिट्ठियां, और सबसे नीचे एक भूरे कागज में लिपटी हुई गया उत्थान न्यास की रजिस्ट्रेशन फाइल। देखो, अंजलि ने कागज पर उंगली रखी। न्यास के 3 ट्रस्टी हैं। एक नाम है डॉक्टर अशोक मंडल, दूसरा है महावीर यादव, यहाँ सचिव लिखा है, और तीसरा। उसकी आवाज धीमी पड़ गई। संरक्षक एवं अध्यक्ष ठाकुर अजीत प्रताप सिंह। चुलबुल का माथा सिकुड़ गया। ये नाम तो मैंने कहीं सुना है, सुना क्यों नहीं होगा, अंजलि ने लगभग हैरानी से कहा। अजीत प्रताप सिंह गया के सबसे बड़े जमींदारों में से एक हैं। शुगर मिल, ईंट भट्ठे, जमीन का कारोबार। पिछले साल शहर में जो नया अस्पताल खुला, वो भी उन्हीं के पैसों से बना। हर धार्मिक आयोजन में सबसे आगे रहते हैं। हर नेता उनके दरवाजे पर सलाम ठोकता है। लोग उन्हें भगवान का आदमी कहते हैं, और भगवान का यह आदमी, चुलबुल ने कड़वाहट से कहा, बेटियों की लाशों पर अपना साम्राज्य खड़ा कर रहा है। बक्से के तले में एक पुरानी ऑडियो कैसेट भी थी, जिस पर हाथ से लिखा था मीटिंग फरवरी। चुलबुल ने उसे उठाकर देखा, फिर मायूसी से बोली, अब इसे सुनने के लिए टेप रिकॉर्डर कहां से लाए? आजकल कौन रखता है ये चीज? अंजलि मुस्कुराई, पहली बार उस रात हल्केपन के साथ। मेरे मौसा जी है ना, पुराने जमाने के आदमी आज भी भजन की कैसेट सुनते हैं, उनके पास जरूर होगा। आधी रात के आसपास धर्मशाले के चौकीदार को थोड़े पैसे देकर मौसा जी के घर से एक पुराना धूल खाया टेप रिकॉर्डर मंगवाया गया। चुलबुल के हाथ कांप रहे थे जब उसने कैसेट अंदर डाली और बटन दबाया। पहले कुछ सेकंड सिर्फ हिस हिस की आवाज आई, फिर एक आवाज उभरी, भारी गंवई लहजे वाली, भैया जी की आवाज, महावीर यादव की, जिसे चुलबुल पहले ही एक बार सुन चुकी थी झोंपड़ी वाले गुंडे के बयान में परोक्ष रूप से। 3 केस इस महीने, ठाकुर साहब, बीमा का पैसा टाइम पर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरी आवाज आई, रोबदार, धीमी, आत्मविश्वास से भरी, दिक्कत तो कभी नहीं होनी चाहिए महावीर, इसीलिए तो पूरा सिस्टम साध रखा है। थाना नंबर 4 पूरी तरह हमारे साथ है, नहीं? बिल्कुल ठाकुर साहब, एसपी साहब खुद। तीसरी आवाज कुछ हंसते हुए बीच में काटती हुई, अरे नाम मत लो टेप पर, बस इतना समझ लो, ऊपर से नीचे तक सब मैनेज है। जिस दिन कोई ज्यादा सवाल पूछेगा उसका भी इंतजाम हो जाएगा। चुलबुल के रोंगटे खड़े हो गए। ये तीसरी आवाज, यह आवाज उसने कहीं और सुनी थी, बहुत पास से, बहुत हाल ही में। उसने टेप रोका, फिर से पीछे किया, फिर से चलाया, कान को स्पीकर के पास ले जाकर। जिस दिन कोई ज्यादा सवाल पूछेगा उसका भी इंतजाम हो जाएगा। अंजलि का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसने चुलबुल का हाथ पकड़ लिया, उंगलियां कांप रही थीं। चुलबुल, ये आवाज मुझे भी लग रहा है पहचानी हुई है, पर यह एसपी रंजन तिवारी की आवाज है। अंजलि ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, जैसे जोर से बोलने से भी डर लगता हो। मैं 3 साल से उनके मातहत काम कर रही हूँ चुलबुल, मैं ये आवाज 1000 आवाजों में पहचान सकती हूँ। ये वही है, यही तो है जिन्होंने आज सुबह तुम्हें सस्पेंड किया। कमरे में एक लंबी भारी खामोशी छा गई। बाहर कहीं दूर सियार की आवाज गूंजी, फिर से सन्नाटा। चुलबुल टेप रिकॉर्डर को घूरती रही, जैसे उम्मीद कर रही हो कि शायद ये कोई भ्रम हो, कोई गलतफहमी। पर दिल जानता था ये गलतफहमी नहीं थी, तो इसीलिए चुलबुल ने आखिरकार धीमी कड़वी आवाज में कहा, मुझे इतनी जल्दी सस्पेंड किया गया, इसीलिए बृजमोहन जैसे लोग विभाग के भीतर से इनके लिए काम करते हैं। जिस आदमी के पास मैं इंसाफ मांगने गई थी वही इस पूरे खेल का हिस्सा निकला। अब क्या करेंगे? अंजलि की आवाज में पहली बार सच में डर झलक रहा था। अगर एसपी खुद मिले हुए हैं तो हम किसके पास जाएं? किसी पर भरोसा कैसे करें? चुलबुल ने कुछ देर आंखें बंद की, फिर खोली। उसकी आंखों में अब वो पुरानी मस्खरी नहीं थी, एक ठंडी नुकीली दृढ़ता थी। पुलिस पर नहीं, सरकार पर नहीं, हमें किसी ऐसे के पास जाना होगा जो सिस्टम के बाहर हो, पर जिसकी आवाज सुनी जाती हो। कोई पत्रकार। दिव्यता सुजाता वर्मा गया की सबसे तेज तर्रार स्थानीय पत्रकारों में गिनी जाती थी। एक छोटे हिंदी अखबार के लिए काम करते हुए भी उसने पिछले 2 सालों में जिले के कई भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे। चुलबुल उसे तब से जानती थी जब एक बार सुजाता ने थाने में शराबबंदी की एक फर्जी कार्रवाई का पर्दाफाश किया था और चुलबुल ने चुपचाप उसे सही कागजात तक पहुंचने में मदद की थी।
सुबह होते होते एक छोटे से ढाबे के पीछे वाले कमरे में तीनों औरतें मिलीं। सुजाता ने पहले तो सारी बात सुनकर सिर हिलाया, फिर कागजात देखे, फिर टेप सुना और उसका चेहरा धीरे धीरे सख्त होता गया। मैं 6 महीने से गया उत्थान न्यास की जमीन डीलिंग्स पर काम कर रही थी, सुजाता ने आखिरकार कहा। आवाज में उत्तेजना और सावधानी दोनों घुली हुई थी। मुझे शक था कि यह ट्रस्ट सिर्फ कागजों पर सेवा करता है, असल में बेनामी जमीन खरीदने का जरिया है। पर मेरा एक सोर्स जो इनके अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करता था 3 महीने पहले अचानक गायब हो गया। पुलिस ने केस भी दर्ज नहीं किया, कह दिया घर छोड़कर भाग गया होगा। तो अब समझ आया वो कहाँ गया होगा, चुलबुल ने कड़वाहट से कहा। सुजाता ने गहरी सांस ली। ये टेप, ये कागजात, ये बहुत बड़ा है चुलबुल, इतना बड़ा कि अगर मैं अभी छाप दूं तो सबूत के तौर पर काफी नहीं माना जाएगा, और उससे पहले ही तुम दोनों की, मेरी और शायद उस बेचारी बुढ़िया सुखमनिया देवी की भी जान खतरे में पड़ जाएगी। हमें और पुख्ता सबूत चाहिए, कुछ ऐसा जो अदालत में भी टिके और अखबार में भी। जैसे? अंजलि ने पूछा। जैसे खुद अजीत प्रताप सिंह को किसी काम में हाथ रंगते पकड़ना, दस्तावेजों के साथ साथ कोई सीधा सबूत जो उन्हें सीधे इस रैकेट से जोड़े, न कि सिर्फ ट्रस्ट के कागजों से। सुजाता ने एक पल रुककर कहा, और इत्तेफाक से मुझे कल ही एक खबर मिली है, परसों गया उत्थान न्यास का सालाना समारोह है, नए मंदिर परिसर के उद्घाटन के साथ। खुद अजीत प्रताप सिंह मुख्य अतिथि होंगे, साथ में जिले के कई बड़े अफसर भी, शायद एसपी साहब भी। चुलबुल की आंखों में एक चमक कौंधी। एक ही जगह, एक ही वक्त पर पूरा जाल, खतरनाक भी उतना ही होगा, सुजाता ने चेतावनी दी। वहां सुरक्षा कड़ी होगी और तुम तो सस्पेंड हो, तुम्हारे पास कोई आधिकारिक हैसियत भी नहीं है। हैसियत नहीं है, चुलबुल ने धीमे से कहा, पर वजह है, और कभी कभी वजह हैसियत से ज्यादा ताकतवर होती है। उस दोपहर बाकी योजना बनाने से पहले चुलबुल अकेले अपने गांव की तरफ निकल गई। सारण, वही गांव जहां उसका बचपन बीता था, जहां उसके पिता अब भी रहते थे, बूढ़े हो चुके, अकेले, सौतेली मां की मौत के बाद से और भी सिमटे हुए। पिता को देखकर चुलबुल का दिल भर आया। बरामदे में एक टूटी खटिया पर बैठे, आंखों पर मोटा चश्मा चढ़ाए, वो अब वैसे नहीं दिखते थे जैसे कभी हुआ करते थे। बेटी को देखकर पहले चौंके, फिर आंखों में पानी भर आया। रानी, उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बरसों बाद पहली बार असली नाम से पुकारते हुए। इतने दिन बाद सब ठीक तो है? चुलबुल उनके पैरों के पास बैठ गई, वैसे ही जैसे बचपन में बैठा करती थी। बाबूजी, मैं मुनिया के केस की फिर से जांच कर रही हूँ। पिता का चेहरा एक पल के लिए पत्थर हो गया, फिर धीरे धीरे टूटने लगा। मुझे पता था, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। मुझे हमेशा से शक था रानी। जिस दिन खबर आई थी कि मुनिया ने खुद, मुझे यकीन नहीं हुआ था। वो लड़की जो अपनी शादी की चूड़ियों पर भी इतना नाज करती थी, वो अपने हाथों से। नहीं, यह मुमकिन नहीं था, पर मैं गरीब आदमी था बेटी, किसी थाने में जाकर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। डर गया, और वो डर आज तक मुझे खाए जा रहा है। बाबूजी, आपकी कोई गलती नहीं थी। थी रानी, थी। बूढ़े आदमी की आवाज रूंध गई, आंसू गालों पर बह निकले। एक बाप होकर भी मैं अपनी बेटी के लिए इंसाफ नहीं मांग पाया। तुमने मांगा। तुम अकेली, बिना किसी सहारे के आज भी उसके लिए लड़ रही हो। मुझे तुम पर फख्र है बेटी, और शर्म भी आती है खुद पर। चुलबुल ने पिता का हाथ पकड़ लिया, दोनों की आंखें नम थीं। बाबूजी, इस बार मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पिता ने कांपते हाथों से बेटी के सिर पर हाथ रखा, जैसे बरसों पुराना कोई आशीर्वाद आखिरकार अपनी जगह पर लौट आया हो। जा बेटी, भगवान तेरे साथ है, और अगर भगवान भी साथ छोड़ दे तो जान लेना, तेरा बाप चाहे कितना भी कमजोर हो, हमेशा तेरे साथ खड़ा रहेगा। शाम को गया लौटते वक्त चुलबुल की आंखों में एक नया इरादा था, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। रास्ते में अंजलि का फोन आया, आवाज में हड़बड़ाहट थी। चुलबुल, अभी अभी थाने से खबर मिली है, हवलदार ब्रिजमोहन को आधिकारिक तौर पर लापता घोषित कर दिया गया है। कहा जा रहा है वो ड्यूटी से भाग गया, शायद कोई पारिवारिक झगड़ा था, और झोंपड़ी वाली गोलीबारी को स्थानीय अखबारों में 2 गिरोहों की आपसी रंजिश बताकर छपवाया गया है। रामविलास प्रसाद का नाम कहीं नहीं है, जैसे वो कभी था ही नहीं। इतनी जल्दी? चुलबुल की मुट्ठी कस गई। मतलब पूरा सिस्टम ऊपर से नीचे तक सच को दफनाने में जुटा है। और एक बात और, अंजलि की आवाज और दबी हो गई। सुजाता का फोन आया था, उसने बताया कि परसों वाले समारोह की सुरक्षा व्यवस्था खुद एसपी साहब देख रहे हैं, और खास तौर पर निर्देश दिया गया है कि किसी संदिग्ध व्यक्ति को कार्यक्रम स्थल के पास नहीं आने दिया जाए। चुलबुल, मुझे डर है कि उन्हें पहले से पता है कि हम कुछ करने वाले हैं। चुलबुल ने खिड़की से बाहर ढलते सूरज की लाल रोशनी में डूबते खेतों को देखा। उसके दिमाग में मुनिया का चेहरा घूम रहा था, सुखमनिया देवी के आंसू, रामविलास की आखिरी सांसें, पिता का कांपता आशीर्वाद, सब कुछ एक साथ एक ही धागे में बंधा हुआ। तो फिर उसने धीरे से कहा,
आवाज में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ एक ठंडी अटल दृढ़ता। हमें उनसे एक कदम आगे रहना होगा। परसों जो होगा उसकी उन्हें भनक भी नहीं लगेगी, क्योंकि इस बार चुलबुल कोई मस्खरा दरोगा बनकर नहीं जाएगी। इस बार कोई और ही जाएगा जिसे उन्होंने कभी पहचाना ही नहीं। फोन की दूसरी तरफ अंजलि की सांसें रुक सी गईं। क्या मतलब? पर चुलबुल ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें दूर गया शहर के उन मंदिरों के कलशों पर टिकी थीं जो अगले 2 दिनों में एक बहुत बड़े झूठ के गवाह बनने वाले थे, और शायद एक बहुत बड़े सच के भी।